वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 7 साला तक़रीबात में शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की इमारत और यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 कॉलेज थे, अब 90 से ज्यादा कॉलेज हैं। पहले हिंदुस्तान कमजोर मईशतों की फहरिस्त में आया करता था और आज ये दुनिया के टॉप 5 मईशतों में शामिल है। आज डीयू में पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। दिल्ली में अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डिनेंस को लेकर केजरीवाल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली हुकूमत ने अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग पर मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया है। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है कि मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस पर फौरी रोक लगाई जाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मणिपुर के मोइरांग में एक रिलीफ कैंप में मुकीम मुतासरा लोगों से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि मणिपुर को अमन की जरूरत है। मैंने रिलीफ कैंप में हर कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की। रिलीफ कैंपों में अद्वियात और खुराक की कमी है, जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। मैं मणिपुर में सभी से अमन बरकरार रखने की अपील करता हूं। मैं यहां मौजूद हूं और अमन के लिए जो कुछ कर सकता है करूंगा। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से मैंने बात की। रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की ज़रूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में अवामी रैली से खिताब करते हुए अपोजिशन को निशाना बनाया। कहा, अपोजिशन के तमाम लीडर पटना में जमा हुए थे। 21 पार्टियों के 21 लोग थे। 21 लाख घोटालों और बदनवानियों में मुलविस लोग इकट्ठे हुए थे। राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए 21 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। मोदी जी दोबारा वज़ीर आज़म बने तो ये बदनवान लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। हाल में मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे यहां बम धमाके करते थे। 2014 में आपने 25 में से 25 सीट दी, 19 में भी 25 में से 25 सीट दी और 21 पार्टियां 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले घोटाले भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? और ये सारी पार्टियां, ये सारी 20 पार्टियां 21 पार्टियां जो इकट्ठा हुई,
इनके मन में मेवाड़ वालों आपका भला नहीं है। मणिपुर में मौजूदा हालात को मरकजी सरकार पुरअमन बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। वहीं राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर गए, वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की, लेकिन राहुल के मणिपुर दौरे को रोक दिया गया। बीजेपी ने राहुल के इस दौरे को एक दिन का मीडिया ड्रामा करार दिया। इस पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर तनकीद की। मणिपुर मामले पर कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि मणिपुर में हालात बद से बदतर हैं, सरकार अपनी नाकामियां छुपाने में लगी है, ऐसे में वहां की सरकार को बरतरफ करना चाहिए। एक नेता कांग्रेस का अगर जाकर वहां के लोगों के हालात पूछने के लिए कोशिश करता है, समझने के लिए कोशिश करता है, उनके क्या कठिनाइयां हैं समझने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और उसको आप कहते हैं ड्रामा। और जब अपोजिशन पार्टी के लोग पटना में मीटिंग करते हैं तो फोटो सेशन। तो ये जो इनकी मंशा है, ये डेमोक्रेटिक माइंड वाले नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप वाले हैं। और ये कभी सहन नहीं करते कि देश में डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी होता है, रूलिंग पार्टी भी होती है, और बार बार इनके मुंह से, प्रधानमंत्री से लेके उनके स्पोक्स पर्सन के मुंह से यही निकलता है, ये ड्रामेबाजी है, वहां पर चुप गए हैं, फोटो। ये ऐसी चीज बोलना खैर उनको तो शोभा भी नहीं देता, और ऐसे विचारधारा के लोगों को मैं वो लोगों के विचार को कंडम करता हूं। मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं और राहुल गांधी जी वहां गए हैं, उनको रोका गया, लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने जनभावनाओं को देखा कि राहुल जी से मिलना चाहते हैं सब, तो उनको जाने दिया गया। अब राहुल जी वहां शांति के लिए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी नाकामियां छुपानी है और वो राहुल गांधी जी के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, जबकि सच ये है कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। मुल्क भर में रीजनल पार्टियां अपनी बका की लड़ाई लड़ रही हैं और इस सिलसिले में वो एकजुट हो रही हैं। 2024 की तैयारी को लेकर अपोजिशन पार्टियों की 23 जून को हुई मीटिंग के बाद बीजेपी ने एक शोषा छोड़ दिया कि अब 24 की लड़ाई मोदी बनाम राहुल की होगी इलेक्शन, लेकिन अपोजिशन पार्टियां इससे इनकार कर रही हैं। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन को मोदी बनाम राहुल का शोषा छोड़कर लड़ाना चाहती है। बीजेपी हमारे एकजुट होने से बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का 2024 इलेक्शन का नेता कौन होगा, ये इसका फैसला वक्त आने पर लिया जाएगा। बात करते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी से। त्यागी जी, जिस तरह से अमित शाह ने लखीसराय की रैली में कहा मोदी बनाम राहुल की लड़ाई 2024 में, आपको लगता है कि मोदी बनाम राहुल की ही लड़ाई होगी 2024 में? आप लोगों की तरफ से नेता राहुल गांधी होंगे। हमारे गठबंधन का कौन नेता होगा, क्या कार्यक्रम होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्यों? हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए जो योग्य व्यक्ति और नेतृत्व है उसका अंबार है। शरद पवार से, नीतीश कुमार से, राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, किस किस के नाम लूं, ममता जी से, एक से एक अनुभवी नेता हम लोगों के पास है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक व्यक्ति के पिलर पर आधारित है। जो व्यक्तिवाद है, व्यक्ति पूजा है, वो अब वहां पर शुरू होगी। ये पहले ऐसा नहीं था। हम लोगों के जमाने में देश प्रथम था, पार्टी द्वितीय थी और व्यक्ति तृतीय था। अब सारे समीकरण नए नेतृत्व के आने के बाद बदल गए। अब व्यक्ति जो है वो पार्टी का पर्याय हो गया है और देश का पर्याय हो गया है, जो किसी भी लोकतांत्रिक दल के लिए बहुत ही खतरनाक दौर है। इसलिए हमारी चिंता ना करके वो अपनी पार्टी को संभालें। और ये सही है कि 23 तारीख की मीटिंग के बाद बहुत कुछ बदल गया है। बीजेपी का विमर्श बदल गया है। निरंतर पार्टी अध्यक्ष भी और दोनों बड़े नेता भी गठबंधन पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। इसका मतलब यह है निशाना ठीक जगह लगा है। लेकिन मोदी बनाम राहुल की लड़ाई बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, आपको लगता है बीजेपी चाहती है कि मोदी बनाम राहुल की लड़ाई हो? शायद उसके लिए आसान होगा। अगर मोदी बनाम नीतीश या मोदी बनाम कोई और नेता होता है तो शायद टफ हो सकता है। नहीं, ये सब हमें लड़ाने की, हमें मतभेद पैदा करने की
ये कोशिशें हैं। राहुल देश की सबसे बड़ी पार्टी के जो नंबर 2 की पार्टी है उसके सबसे बड़े नेता हैं, उनको गैर गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रोजेक्ट कोई भी नहीं होगा, लेकिन कौन होगा जब हम 272 का जादुई आंकड़ा पार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी। कैमरामैन बिनू के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई। नड्डा ने कहा कि गुज़श्ता 9 वर्षों में मुल्क में 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए, वहीं छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों में 1890 किलोमीटर तवील नेशनल हाईवे बने। मोदी जी की सरबराही में सिर्फ 9 वर्षों में 74 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। मूलभूत ढांचे के लिए पिछले 7 सालों के अंदर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, 18 लाख करोड़, और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये हाईवे, ये रोडवे, ये रेलवे, ये एयर कनेक्टिविटी, ये अंडरब्रिज, ये ओवरब्रिज, ये एलिवेटेड रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मूलभूत ढांचा है, इस साल मोदी जी के द्वारा 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है और विकास के तरीके से आगे। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में 54,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में बनी। कितनी? 54,000 किलोमीटर। और आपके छत्तीसगढ़ में 1,890 किलोमीटर की 5 सालों में नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुई है। 1,800 23 वंदे मातरम ट्रेनें चली है, 23। आगे 400 ट्रेनें चलने वाली है। आप बताइए, बिलासपुर से नागपुर वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है? मित्रों, ये ट्रेन नहीं है, ये नए भारत के सपने को साकार करने का रास्ता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। 9 साल पहले एक दिन में प्रतिदिन 5 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनती थी। 9 साल पहले। आज 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बन रहा है। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्लियामेंट के चेयरमैन इस मामले पर बात करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस तरह आर्टिकल 370 खत्म हुआ, 3 तलाक खत्म हुआ, राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। समाप्त हुआ कि नहीं? वहां आज तिरंगा लाल चौक पे लहराता है कि नहीं? राम प्रभु का मंदिर बनता है कि नहीं? विश्वनाथ जी का मंदिर काशी में बन गया कि नहीं? केदारनाथ का बन गया कि नहीं? तो 370 समाप्त हुआ। राम जन्मभूमि का महान मंदिर दुनिया का बन रहा है। और आतंकवादियों की उनके घर में घुसकर पिटाई होती है कि नहीं? 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं? सबने विरोध किया था ना। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। इलेक्शन से पहले जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा बनाया जा रहा है, यह कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर तारक अनवर का। हमारे नुमाइंदे ने जब पूछा कि अपोजिशन की इस मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई है, कोई हिमायत कर रहा है तो कोई मुखालफत, इसके अलावा अपोजिशन ऑर्डिनेंस को लेकर भी एकजुट नहीं है, इस पर तारक अनवर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है, और मैं भी गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की गारंटी होगी। देखिए, भ्रष्टाचार के नाम पर ये कर्नाटक में चुनाव हार चुके हैं। 40% कमीशन की सरकार थी, वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि ये भ्रष्ट सरकार है और इसको हटाना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी इनकी एक सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर जा चुकी है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुलायम के बेटे का विकास करना है तो सपा को वोट दीजिए, गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, अपने परिवार का विकास करना है तो बीजेपी को वोट दीजिए। जितना परिवारवाद
भारतीय जनता पार्टी में है वो शायद किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। कम से कम हम समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके परिवार के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को पहले अपनी पार्टी के अंदर जो परिवारवाद चल रहा है उसको पहले वो रोक ले, तब दूसरे पार्टियों पर उंगली उठाए। तो एक आखिरी सवाल है सर, उन्होंने कहा कि यूसीसी पर विपक्ष वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप मसौदा लाइए और देश के सामने उसको रखिए, देश से उस पर कंसेंसस लीजिए और उसको लागू कीजिए। हमारा उसका विरोध नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि उस पर कंसेंसस होना चाहिए। जो लोग उससे जुड़े हुए हैं या जो भी समाज का हिस्सा उससे जुड़ा हुआ है उससे तो राय लेनी चाहिए ना। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र के का भी यही तकाजा है। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत तेज हो गई है और अब हिमायत और मुखालफत का दौर जारी है। ऐसे में सियासी जमातों के अलावा मजहबी लीडर भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा रचना से बात करते हुए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत की। इस मुद्दे पर स्वामी ने कांग्रेस की आजादी के बाद से की जा रही सियासत को ही मोरद इल्जाम ठहराया। आइए सुनते हैं चक्रपाणी महाराज ने और क्या कहा। समान नागरिक संहिता तो हर देश में होना चाहिए और पूरे विश्व में है भी, कई देशों में यहाँ तक कि जो है भारत में सिर्फ नहीं है। बहुसंख्यक वर्ग मांग कर रहा है कि वो कुछ कट्टरपंथी है जो विरोध कर रहे हैं और इसका मूल जड़ जो है ना, जो ये पाप है वो कांग्रेस ने किया। जब अगर जो 14 अगस्त 1947 को अगर देश का विभाजन हो गया है और वो पाकिस्तान बन गया तो 15 अगस्त 1947 को भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। अगर हिंदू राष्ट्र हो गया होता तो आज ये समस्या ही नहीं आती, न जनसंख्या नियंत्रण के लिए, न समान नागरिक संहिता के लिए, न 3 तलाक, न 370, ये सब समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती। तो सबका पूरा जड़ जो है उस समय के तत्कालीन नेता है, उस समय के कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने देश विभाजन भी करा दिया और इसको हिंदू राष्ट्र भी घोषित नहीं किया। श्रीनगर में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 19वीं ऑल इंडिया मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने लीगल सर्विस अथॉरिटी की खिदमात की सताइश की और कहा कि इसका असर देही इलाकों में मैं देख रहा हूं। मेघवाल ने कहा कि आने वाली हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर शहरी को माशी और समाजी बराबरी मिले और मीटिंग का इफ्तिताह सीजीआई डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनु सिन्हा भी मौजूद थे। सिस्टम जो पहले से चला हुआ है, कुछ नालसा के साथ साथ भी चल रहा है, पैरालीगल वॉलंटियर का, वो भी तेजी से न्याय सबको उपलब्ध हो इस दिशा में काम कर रहा है। पैनल लॉयर भी हैं, वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। कैदियों को भी सहायता नालसा के थ्रू दी जा रही है, ऐसी भी मुझे जानकारी मिली और अवेयरनेस कैंप भी नालसा समय समय पे लगा रहा है। तो मैं इस अवसर पर कह सकता हूं इस मंच से खड़ा होकर के कि इंडियन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की सेवाएं बहुत ही सराहनीय है और मुझे इसकी उपस्थिति गांव में भी नजर आती है। मैं एक बार नालसा का कुछ प्रेजेंटेशन लेने गया था, तब भी मैंने कहा था कि इसकी उपस्थिति गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आती है। इसका मतलब न्याय सबके लिए है, हक हमारा भी तो है। इस दिशा में नालसा तेजी से काम कर रहा है और हमारे न्यायमूर्ति, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुल्क भर के कई शहरों में आज जबरदस्त बारिश हुई। दिल्ली में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मुंबई में बारिश की वजह से कई इलाके जेर आब आ गए। वहीं पटना में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों और कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आसाम के बारपेटा जिले में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। सैलाब की वजह से हजारों लोग मुतासर हुए हैं। सड़कों और रिलीफ कैंपों में लोग पनाह लिए हुए हैं। सैलाब की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया। पेट्रोल पंप के मैनेजर को मामूली तनाजे पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ऊपरगांव तालुका के समुत्सर शिवारा में पेश आए इस वाकये से इलाके में अफरा तफरी मच गई है।
जुमेरात की रात तकरीबन 9 बजे 3 नौजवान दोपहिया गाड़ी पर पेट्रोल पंप आए। मुलाजमीन और उनके नौजवानों के दरमियान मामूली बातचीत पर बहस हो गई, जिसके बाद इन नौजवानों ने बरह रास्त पेट्रोल पंप मैनेजर भोजराज पर तेज धार हथियार से हमला किया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। वाकई के फौरी बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, ताहम नौजवान रास्ते में ही दम तोड़ गया। वाकई के बाद हमलावर फरार हो गए और हमले में एक और मुलाजिम संतोष मोरे भी शदीद जख्मी हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। कातिल की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस बात का ऐलान किया। इस इजलास में चीन के सदर शी जिनपिंग भी शिरकत करेंगे। आपको बताते चलें कि एससीओ का इजलास 4 जुलाई को मुनक्किद किया जाएगा, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्होंने दो तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लिया। इसके अलावा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। पीएम मोदी ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए बातचीत और सिफारतकारी के अपने मुतालबे को दोहराया। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।